हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूँ पेपर 1 के लिए आपको टॉनिक, और टॉनिक आपको 10 हो चुका है, ठीक है। और उसी तरह से सीटेट पेपर 2 के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ बुलेट, और ये आपका बुलेट 10 है। यदि इन दोनों वीडियो का लिंक आप चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करवाता हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ कि मास्टर बनो केवल व्यूअर नहीं, तो आपको मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको भी यदि पढ़ाने का जरूरत पड़े तो आप आसानी से पढ़ा सके, आपको कहीं कंफ्यूजन न हो। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। ये देखिए आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 2 है, x इंटू वाई बराबर 3/4 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स क्यू वाई प्लस एक्स इंटू वाई क्यू का आपका वैल्यू क्या होगा। तो आपको यहाँ से देखना है कि आपको चाहिए क्या, यहाँ से आपको वो जो चाहिए उसको आपको निकाल लेना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर x है, y है, इसमें भी x है, इसमें भी y है। तो x y को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। एक्स वाई को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या बचेगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई। तो ध्यान दीजिए एक्स इंटू वाई का वैल्यू तो यहाँ पर आपको दिया है, सिर्फ आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको कैसे निकलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ये इक्वेशन दिया है इसको इसका क्या कर दीजिएगा, आप स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप इसे कर दीजिएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 का भी साथ साथ में स्क्वायर होगा, ठीक है ना। दोनों साइड में स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस ये क्या है 2 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई का वैल्यू आपको 3/4 दिया है, इधर जाएगा तो घटेगा, अर्थात 2 इंटू 3/4। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम आप ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बटा के 2 आपका x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। आप यहाँ से इसका मान रख सकते हैं। तो एक्स वाई का मान कितना है आपका 3/4 है, तो 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना निकल करके आया है 5/2। तो ये हो गया आपका 5/2। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 15 बटा के आपका हो गया 8। तो ऑप्शन देख लीजिए 15 बटा के 8 ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए उस तरह से ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 7 इंटू 7x माइनस 5 बराबर इतना है तो इतना का आपको मान ज्ञात करना है, अर्थात x का यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसे जो है उसके अंदर गुणा कर दीजिए, बाहर है तो ये कितना हो जाएगा 49x हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा 32x हो जाएगा, और प्लस 8 गुना के 16। x को एक साइड में कीजिए और y को एक साइड में कीजिए, ठीक है। तो इस 49 में से इस 32 को आप घटा सकते हैं यहीं पर, तो घटाइएगा तो कितना आएगा आपको 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x 17x। अब ध्यान दीजिए 35 से उधर जाएगा तो जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 35 और 16 51 हो गया, ठीक है। अब 17 51 हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 3 निकल करके आ गई। अब इसी x की वैल्यू को उसमें आपको पुट कर देना है, इसमें आपको रख देना है। तो इसमें रखिएगा तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2 अर्थात 10/2 इज इक्वल टू 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 है, और यही उसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका P का मान दिया है, Q का मान दिया है, R का मान दिया है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि Q माइनस R माइनस P का आपका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप आसानी से सबका वैल्यू रख सकते हैं, और वहां पर आप उसे कैंसिल करा करके जो आएगा वही उसका मान हो जाएगा। तो चलिए मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको निकालना है Q माइनस R, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Q माइनस R माइनस P। तो Q क्या है, Q ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है और माइनस 3 है। माइनस है तो माइनस रख लीजिए। उसके बाद क्या है आपका r है, r क्या है माइनस 5x है, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया, और उस तरह से पुनः माइनस है, और यहाँ पर आपका p का वैल्यू रखना था। p कितना है आपका 3x है, स्क्वायर हो गया, माइनस 7x हो गया और प्लस 8 हो गया, और इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये x स्क्वायर हो गया
ये 8x हो गया, ये आपका -3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस है ना, तो अंदर का सारे चिन्ह को क्या कर देता है, बदल देता है। तो ये माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, वहां पर +5x² हो जाएगा, यहाँ पर +3x हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो -3x² +7x और -8 हो जाएगा। अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, क्या नहीं कैंसिल हो रहा है, उसी को आपको लिखना है। तो पहले x² को देखते हैं, x² कहाँ कहाँ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 5x² है, यह x² है, और यहाँ पर आपको -3x², तो 5 1 6, 6 में से आपको 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x²। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब x वाले टर्म को हम लेंगे तो ये है प्लस में 8, 8 3 11 हो गया, और 11 सब क्या हो गया, 18x हो गया। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए -3 है, -2 है, तो जुटेगा तो -5 है, और -5 में पुनः 8 जुटेगा तो -5 और 8 -13 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर 3x² +18x, तो यहाँ +18x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी है, और यहाँ पर -13 है, और यहाँ पर 6x है, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 है, यही 2 है, वही उसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है। यहाँ पर जो सत्य नहीं है उसको चूज करना है, ठीक है। त्रिभुजाकार पिरामिड कैसा होता है, पहले उसे आप देख लीजिए। ये है आपका त्रिभुज, और इसको यदि हमें पिरामिड बनाना है तो ये हुआ आपका त्रिभुजाकार पिरामिड। आशा है कि इतनी बात आपको अच्छी तरह से पता होगी। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक होते हैं। इसके क्या 6 फलक हैं। फलक कौन से हैं, जो ये त्रिभुजाकार स्थिति बन रही है ना, तो उसका जो फेस है वो उसका एक फलक होता है। एक फलक ये, एक फलक ये, एक फलक ये, 3 फलक, और एक इसके बेस में जो नीचे है वो उसका जो बड़ा त्रिभुज का जो दिख रहा है आपको, उसके बेस में जो है वो उसका एक चौथा फलक हुआ। जैसे कितने फलक हुए, 4 फलक हुए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या 6 फलक होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जो सत्य नहीं है उसी को चूज करना है, तो जो गलत है वही उसका सही होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 शीर्ष हैं। यहाँ पे यदि शीर्ष के बारे में बात करें तो शीर्ष क्या होता है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, और ये शीर्ष है। तो टोटल शीर्ष कितने हुए, 4 शीर्ष हुए। तो ये बात क्या है, आपका सही है, ये क्या है आपका सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 किनारे होते हैं। क्या त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 किनारे होते हैं, तो चलिए उसको भी हम लोग गिन लेते हैं। किनारे, एक ये किनारा हुआ, एक ये किनारा हुआ, एक ये किनारा हुआ, 3 किनारे, एक 4 किनारे, और एक ये वाला 5 किनारा, और एक वाला ये 6 किनारे। तो ये भी क्या है, सही बात है। आगे कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं का योग 14 होता है। हाँ 14 होता है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुजाकार पिरामिड के फलकों, तो फलक कितने आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर फलक आपको प्राप्त हो रहे हैं 4, ठीक है। अब उसी तरह से शीर्षों की बात कीजिएगा तो वो भी 4 हो जाएंगे, और किनारों की बात कीजिएगा तो 6 हो जाएंगे, उनको जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, सही बात है। आगे कह रहा है त्रिभुजाकार पिरामिड को चतुष्फलक के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जो त्रिभुजाकार पिरामिड है ना, उसे हम लोग चतुष्फलक भी कहते हैं। तो ये भी क्या है, ऑप्शन आपका ये सही है, लेकिन आपको गलत ऑप्शन चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो केवल एक ऑप्शन नंबर 1 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ज्यामितीय आकृतियां क्रम 4 की एक घूर्णन समिति है। यहाँ पर कह रहा है कि घूर्णन समिति रखती हैं। यहाँ पर यदि वर्ग की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका वर्ग, ठीक है। यहाँ पर घूर्णन समिति की बात यहाँ पर कह रहा है कि घुमाए जाने पर वो 4 क्रम की यहाँ पर घूर्णन समिति प्रकट करती है। हाँ, ये जो है इसको यदि हम घुमाएं 360 डिग्री पर, तो ये आपको चारों भुजाएं ही अपने आप में सभी बराबर है, तो चाहे कहीं से भी घुमाइएगा तो क्या होगी, वो घूर्णन प्रदर्शित करेंगे। इसको घुमा करके इस तरह से कीजिएगा तो भी सेम ही दिखेगा, इस तरह से कीजिएगा तो भी सेम ही दिखेगा। अर्थात 90 डिग्री पे घुमाइएगा, 180 डिग्री पे घुमाइएगा, 270 डिग्री पे घुमाइएगा, 360 डिग्री पे घुमाइएगा, तो सभी स्थिति में क्या होगा, वो वर्ग ही दिखेगा। अर्थात इसमें 4 क्रम की क्या है, घूर्णन समिति है। यहाँ पर घूर्णन समिति इसकी 4 है। लेकिन यदि यहीं पर आपको रैखिक समिति की बात कहता तो रैखिक समिति इसमें देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। तो यदि रैखिक समिति हम लोग इसको इस तरह से भी काट कर मोड़े तो ये सभी की सभी लाइन एक दूसरे को क्या होंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। इस तरह से काट करके मोड़े तो भी ओवरलैप हो जाएंगी। इस तरह से आपको विकर्ण वाइज इसको डायगोनली यदि काटें तो भी एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे, और इस तरह से भी काटें
तो भी एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। अर्थात इस तरह से भी हम इसे चार तरह से मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जिस रैखिक सममिति की बात करता है तो उस स्थिति में ये भी आपको क्या होता है, रैखिक सममिति होता है चार क्रम का। तो यहाँ पर लेकिन पूछ रहा है आपको घूर्णन सममिति की बात पूछ रहा है, तो आप कौन है, तो ये वर्ग है। इसके अलावा समचतुर्भुज, आयत, समलंब, पतंग, ये सभी के सभी आपको यहाँ पर चार क्रम की घूर्णन सममिति नहीं प्रकट करती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन यहाँ पर चार है, वही केवल ए और वही उसका ऑप्शन है। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि रेखाखंड AB और CD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करती हैं। कह रहा है कि यहाँ पर जो रेखाखंड है AB और CD, ठीक है, यहाँ पर कोई रेखा है AB और ये मान लीजिए कि कोई CD है, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया और यहाँ पर ये D हो गया। आगे प्रश्न देखिए कह रहा है कि O पर, जहां ये समद्विभाजित कर रही है O पर, अर्थात ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे कह रहा है कि ACBD मिलाकर के त्रिभुज AC को, यहाँ पर AC को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बन रहा है और BD को भी मिला दिया जाए तो क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर जो कथन सही है उसको आपको चूज करना है, जो कथन सही होगा वो आपको चूज करना है। तो आप जानते हैं कि जो इस तरह से यदि हम लोग बनाए रेखा एक दूसरे को काटे तो ये वाली क्या होती है रेखा, ये वाली जो कोण होते हैं इस कोण के आपको बराबर होते हैं। तब चलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं। त्रिभुज AOC और BOD AAS से सर्वांग सम है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज AOC और यहाँ पर कह रहा है BOD के बारे में कह रहा है, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। और वो भी कह रहा है कि AAS से, अर्थात भुजा एंगल साइड से यहाँ पर वो क्या सर्वांग सम है। तो यहाँ पे देखिए सर्वांग सम के लिए यहाँ पर कह रहा है कि AOC और BOD, ध्यान दीजिए ये भुजा क्या है, इसके बराबर है। इधर से हम लोग शुरू कर रहे हैं AOC और इधर से हम लोग आ रहे हैं, अर्थात इसी भुजा से आ रहे हैं और इधर से भी इसी भुजा से जा रहे हैं। तो BOD तब B अर्थात एक भुजा इस भुजा के बराबर हो जा रही है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जा रहा है और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रही है। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, भुजा कोण भुजा अर्थात साइड एंगल साइड की बात यहाँ पर आ जा रही है। इस स्थिति में क्या होंगे, आपको सर्वांग सम होंगे। AS से आपको ये सर्वांग सम होंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि AAS से सर्वांग सम होंगे नहीं। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सही कथन यहाँ पर चुन रहा है। उसी तरह से यहाँ पर AOC BOD AS से सर्वांग सम है, तो ये बात आपका सही है, ये इससे सर्वांग सम है। उसके अलावा ये सभी क्या है आपका गलत हो जाएंगे। तो आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, यहाँ पर कोई त्रिभुज हो गया A B और ये हो गया C। BC पर P बिंदु इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पर जो है P बिंदु कोई स्थित है यहाँ पर, और कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि PAC अर्थात इसको हम लोग यदि मिला दें तो जो ये कोण है वो है यहाँ पर आपका 40 डिग्री। ये क्या है आपको 40 डिग्री है। आगे कह रहा है कोण ACB ये है आपका कितना 35 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि CB को Q तक बढ़ाया जाए, अर्थात यहाँ तक इसे बढ़ा दिया जाए तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको क्या निकालना है उसी के बारे में यहाँ पर देखना है। बढ़ाया जाए तथा AB बराबर AP हो जाए, जो AB है ना वो AP के बराबर हो जाए, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए तो ABQ इसके बराबर होगा। ABQ यहाँ पर Q तक बढ़ाया गया है तो इस कोण के बारे में पूछ रहा है कि यह कोण क्या होगा। बस इतना ही आपका प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या है 35 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 35 प्लस 40 अर्थात 75 को घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 105 डिग्री का हो जाए तो इस कोण के बारे में बात करें तो सीधी लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन जाएगा आपका 75 डिग्री कोण बन जाएगा।
आशा है कि इतनी ही बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये है समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसके आधार के कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। अब जब ये 75 डिग्री होगा तो एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनते हैं, अर्थात ये कोण भी क्या हो जाएंगे, 105 डिग्री के हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कोई यहाँ पर बेलन है इस प्रकार का, ठीक है, ये है आपका बेलन और इसका आयतन दिया हुआ है इतना, ठीक है। और आगे प्रश्न में कह रहा है तथा उसके आधार की परिधि, जो इसकी आधार की परिधि है ना, वो है आपका 110 सेंटीमीटर कह रहा है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आपको सेंटीमीटर में क्या होगा यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो उसका आपका वॉल्यूम है, ठीक है ना, आयतन है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो उसका ये आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, इसके आधार की जो है वो परिमिति आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप उसके आधार क्या है, उसका वृत्ताकार होता है बेलन का। तब वृत्त की परिमिति क्या होती है, जो वृत्त की परिमिति होती है वो क्या होती है, आपका परिमिति 2πr होती है, ठीक है। और वो दिया हुआ है कि ये है आपका 110। तो ये क्या हुआ, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और ये हो गया r। यहाँ से r आप निकाल सकते हैं, r निकालिएगा, ये हो गया 110, ठीक है, 110। और ये जो है भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 7 और बटा के हो जाएगा 2 गुणा के आपको 22 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कटा सकते हैं इसे ना, इस तरह से कटा सकते हैं आसानी से, और इससे कटा सकते हैं इतना, तथा 7 5 35 बटा के 2 इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो गई। अब 35 बटा के 2 इसकी त्रिज्या हो गई। आगे देखिए क्या है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है इसका आपको आयतन। तो यदि हम इस बेलन की आयतन के बारे में बात करें कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, आयतन तो आप जानते हैं कि ये होता है आपको πr² h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई 22/7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको r की बात करें तो r तो आप निकाल दिए हैं कि ये है आपका 35/2 हो गया, और यहाँ पर 35/2 r² होता है, और यहाँ पर h का मान आपको निकालना है। जबकि आपका बेलन का आयतन दिया हुआ है कि वो है 38,500। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए जो यहाँ पर भाग में है इधर जाएंगे वो गुणा में हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम h निकालें, h बराबर, तो जो इधर भाग में है इधर आकर के गुणा में हो जाएंगे, अर्थात 38,500 के गुणा में हो जाएंगे आपको 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7, और बटा में हो जाएंगे आपको 22 गुणा 35 गुणा 35, ठीक है, 22 गुणा 35 गुणा 35 आपको हो जाएंगे। अब आसानी से इसे आप कटा सकते हैं, कटाइए, 7 5 35 हो गया। अब 2 से कटाइएगा तो ये 11 हो गया, ठीक है। अब 11 से इसे आप कटा सकते हैं, 11 3 33 हो गया। यहाँ बचा क्या आपका 5 और 11 5 55, अर्थात ये आपको इतना हो गया। अब ये 11 से आपको कट गया। अब देखिए 35 से कट जा रहा है ना, ये आसानी से 35 से कट जाएगा। अब देखिए आपको बचा क्या, यहाँ पर आपको 5 बचा, तो ये कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। और 2 से गुणा कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 20 गुना के 40 हो गया। अर्थात जो इसका हाइट की बात करें, इस बेलन की हाइट तो कितने आपको प्राप्त हो गई, 40 प्राप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होगा। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है πr/h होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/h होता है तो सबका मान आप रख दिए, सबका तो मान आपको पता हो गया। तो पाई का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। r का मान आप निकाल चुके हैं कि ये है आपका 35/2 है, ठीक है। और h का मान भी आपको पता हो गया कि वो आपको है 40। अब देखिए 7 5 35 हो गया, इससे आप आसानी से कटा सकते हैं 11 बार में, और 11 चौक क्या हो जाएगा 44, अर्थात 440 आपका आ गया। तो ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 440 नहीं बल्कि 1 शून्य और होगा, ठीक है। कहीं देखिए गड़बड़ हो रहा होगा, हाँ यहाँ पर आपको गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर
ध्यान दीजिए यहाँ पे 11 है, 5 है और 4 है, तो पंचों क्या हो जाएगा 20 अर्थात 200 हो गया, और 200 में 11 से गुणा कर देंगे तो 11 गुना के 22 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 00, तो 2200 ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको कह रहा है कि एक बगीचे में आपका 30 प्रति मीटर स्क्वायर से यहाँ पर कह रहा है कि दर से घास की कालीन बिछाने की लागत आपको इतना है। यहाँ पर जो है वो लागत है कि इतना है। यदि हम यहीं पर आपको बात करें कि बगीचे का क्षेत्रफल, जो बगीचा है ना, बगीचे का जो है क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल से ही तो इतना रुपया निकला हुआ है ना, यहाँ पर 30 प्रति मीटर स्क्वायर से ले रहा है, तो यहाँ पर जो आपको इसमें यदि हम भाग दें 30 प्रति मीटर स्क्वायर से तो आपको इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अर्थात जो यहाँ पर है राशि उसमें आपको यहाँ पर 30 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम इससे भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 छक्के 18 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर तो बगीचा जो है ना, यहाँ वो बगीचा क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई के अनुपात में होगा। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, ठीक है, तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 5x गुणा 3x यहाँ पर आपने इसका ले लिया है बगीचे का जो है क्षेत्रफल। x का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर क्या है उसके लिए। तो यहाँ पर आपको ये क्या है राशि, ये आपको राशि हो जाएगी 600, यहाँ पर इतनी राशि हो गई। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, तो 50 प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ से आप x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इतना बटा के 5 गुना 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा और 3 चौके 12। तो यदि हम x स्क्वायर के बारे में बात करें तो क्या आपको निकल के आया 400। तो यदि हम यहाँ x की बात करें कि x क्या होगा, x आपका हो जाएगा 20 से 400, x की वैल्यू निकल गई। तो उसकी भुजाओं की बात करें, यहाँ पर जो बगीचा है इसकी यदि भुजाओं की बात करें तो एक भुजा कितनी हो जाएगी आपको 5x है ना, तो 5x अर्थात 5 गुणा 20 हो जाएगी एक भुजा, अर्थात ये कितना हुआ 20 5 100 हो गया। और दूसरी भुजा की बात करें तो ये 3x है, अर्थात 3 गुणा आपको 20 अर्थात 20 3 60। तो एक भुजा 100 है, दूसरी भुजा आपको यहाँ पर 60 पता चल गई। कह रहा है कि यहाँ पर बाढ़ लगाने का खर्च, बाढ़ लगाने का खर्च, तो यहाँ पर इसके परिमिति से मतलब है जो बगीचा है ना, बगीचा उसका जो आपको एक भुजा हो गई 100 और यहाँ पर दूसरी भुजा हो गई 60, तो इसके आरी आरी जो बाढ़ लगाना है, ठीक है ना, अर्थात परिमिति जो है उसी का यहाँ पर खर्च कर रहा है कि यहाँ पर जो 1 प्रति मीटर की दर 50 रुपए है, तो टोटल को लगाने में बाढ़ घेरा करने में कितना रुपया लगेगा। तो इसकी परिमिति की बात करें, इसकी परिमिति क्या होगी, परिमिति अर्थात परिमाप क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपको 100 है और चौड़ाई कितना है 60 है, और कह रहा है कि यहाँ पर एक आपको प्रति मीटर, तो ये सभी क्या प्राप्त होंगे मीटर में प्राप्त होंगे सभी, क्योंकि ये सभी मीटर में है। तो यहाँ पर एक की इतना है, तो यहाँ पर जो एक का 50 है, तो इतना जो मीटर आपको प्राप्त होगा उसका कितना लगेगा, तो इसमें सिर्फ आपको 50 से गुणा करा देना है और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये 2 है 50 से कितना हो गया आपका 100 हो गया गुणा, ये कितना हो गया 160 हो गया, 100 प्लस 60 160 हो गया, और इन्हें गुणा करा दीजिएगा तो ये आपकी राशि आ गई। ये राशि कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 210 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले जो है क्षेत्रफल वाले एक आयत ABCD की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यहाँ कह रहा है कि जो यहाँ पर आयत है, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो आपको 210 वर्ग सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक इसकी जो भुजा की बारे में बात कर रहा है कि वो 15 है, तो लंबाई यदि चौड़ाई की बात करें तो 15 गुणा 1 बराबर आपका हो जाएगा 210। यहाँ पर हम चौड़ाई निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 210 और बटा के 15। ध्यान दीजिएगा इसे आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 5 15 3 7 21 और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 14 5 70 अर्थात जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 14, अर्थात एक भुजा उसकी है 15 और दूसरी भुजा आपको प्राप्त होगी 14। आगे प्रश्न में देखिए कह रहा है कि यदि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई
बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2 पूर्णांक 1/3 गुना कर दिया जाए। यहाँ पर कह रहा है उसकी जो है लंबाई क्या है, बढ़ा दी जा रही है। ध्यान दीजिए यहाँ पर लंबाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई नहीं। तो यदि यहाँ पर हम लंबाई मान लीजिए कि जो उसकी लंबाई है वो बढ़ा दिया गया, तो हमको पता नहीं कितना बढ़ा दिया, तो हमने मान लिया कि वो p बढ़ा दिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि हम इसकी लंबाई बढ़ा दें तो जो उसका क्षेत्रफल है ना 2 पूर्णांक 1/3 गुना होता है। तो यहाँ पर जो उसकी लंबाई है, अब ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई उसका सेम है, अर्थात चौड़ाई 14 है। तो इसका क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, 2 पूर्णांक 1/3 गुना था। पहले क्षेत्रफल कितना था, 210 था। पहले क्षेत्रफल यहाँ पर 210 था, लेकिन हो कितना जाएगा, इतना गुना हो जाएगा, अर्थात इसमें इतना से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये आपको कितना होता है, 2×6 1 7 और बटा के 3 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। देखिए 7 2×14 और ये आपका हो जाएगा 105, और इस 3 से आप इसे घटा सकते हैं। इस तरीके 9 3 5 15 35 हो गया। तो यहाँ पर यदि हम p के बारे में बात करें, p क्या होगा, तो उधर ये है 35 में से घट जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो गया 20, ठीक है। अर्थात जो उसका लंबाई बढ़ाने पर जो यहाँ पर p आया, कितना आया आपका, यहाँ पर 20 आया, तो उसकी पूर्ण लंबाई की यदि बात करें तो आपका 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त आयत का परिमाप क्या होगा, जो नया आयत बनेगा, जो इस लंबाई वाला आयत बनेगा, तो जो नया लंबाई जो नया आयत की लंबाई है उसकी यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई आपका यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 15 + p अर्थात 20 + 15 अर्थात कितनी हो गई, 35। और चौड़ाई तो आपको पता है कि चौड़ाई क्या है आपका यहाँ पर 14 है, और इसी का आपका यहाँ पर परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप आप आसानी से निकाल सकते हैं। परिमाप तो जानते हैं कि क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 35 है, और चौड़ाई कितना है आपका, 14 है, और इसे आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 49, और 49 में 2 से क्या करना है, आपको गुणा कर देना है, अर्थात कितना हो गया, 98 हो गया। 98 में कौन सा ऑप्शन है, 98 आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और पढ़ाई यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।